नेपाली कार्यवाहक पीएम का एक्शन, केपी ओली पर कसने लगा शिकंजा। पूर्व पीएम शेर बहादुर देववा भी फंस गए। देश छोड़कर जाने पर पीएम ने लगाई रोक। कहते हैं कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, और ये कहावत शेख हसीना और गोटबाया पर लागू भी होती है। एक ही परिवार बांग्लादेश और श्रीलंका को चला रहा था। जनता के पास काम करने के लिए रोजगार नहीं था और जनता महंगाई से परेशान भी थी। लेकिन शेख हसीना और गोटबाया अपने हिसाब से अपने अपने देश को चला रहे थे। लेकिन जब जनता भड़की तो देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। और आज देख लीजिए क्या हाल है श्रीलंका और बांग्लादेश का। शेख हसीना तो लोकतंत्र की ऐसी हत्या की कि पूछना ही नहीं। चुन चुन के अपने विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया और देश को अपनी जागीर समझकर चलाने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उनको निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल में सेम टू सेम बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह हिंसा भड़की थी। जनता ने केपी ओली सरकार को गिरा दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के घरों में आग लगा दी गई और हर तरफ अराजकता फैली कि नेपाल हिल गया। बात दरअसल ये हुआ कि केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 36 सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाई गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेपाली युवा भड़क गया। इन युवाओं ने 8 सितंबर से जेन ज़ी रिवॉल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया और सरकार को उखाड़ फेंका। गुस्साए युवाओं ने 9 सितंबर को नेपाल में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी रखा और काठमांडू समेत कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। गुस्साए युवाओं ने बालकोट में केपी ओली का घर जला दिया, राष्ट्रपति के निजी घर पर कब्जा कर लिया और उसमें आग लगा दी गई। गृह मंत्री रमेश लेखक, विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर जमकर तोड़फोड़ की गई। विरोधियों का मन शांत हुआ तो संसद भवन की तरफ बढ़े और आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मंत्रियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इस हिंसक प्रदर्शन में 21 लोगों की मौत हुई और 400 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। लेकिन अंत भला तो सब भला, सरकार हटी और नई कार्यवाहक सरकार आ गई और कार्यवाहक सरकार की मुखिया बनी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। और भ्रष्ट नेताओं को लेकर काफी एक्शन की बात हो रही है। खबरों की माने तो 2 पूर्व पीएम केपी ओली और शेर बहादुर देवबा के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। काठमांडू पोस्ट की माने तो जब जेन ज़ी प्रदर्शन कर रहे थे तो बातचीत करने वाले लोगों ने छात्रों से बात की और उनको समझाया कि आप आंदोलन बंद कर दें, फिर एक नई सरकार आने दें, उसके बाद आपकी जो मांगे होंगी वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। उसी का नतीजा है कि अब दोनों पूर्व पीएम जेल जाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट की माने तो जेन ज़ेड कार्यकर्ता सुशीला कार्की ने पीएम बनने के बाद कई मांगों को पूरा करने के लिए कह दिया है, जिसमें नेपाली कांग्रेस, ओली और प्रचंड की पार्टियों के नेताओं के पासपोर्ट रद्द करने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर कार्की ने अलग अलग एजेंसियों के बीच कई दौर की बातचीत भी की। फिर नए गृह मंत्री ओम प्रकाश अरियाल ने संकेत दिया कि राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। इस एक्शन में पासपोर्ट निलंबित करने, गिरफ्तार करना जैसी घटनाएं शामिल हैं। इससे समझा जा सकता है कि कैसे मामला जेल और गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है। नेपाली कार्यवाहक सरकार के गृह मंत्री अरियाल की माने तो कानूनी प्रक्रिया के बाद जांच हो रही है। देश की जांच एजेंसियां पहले से ही इस मामले में सक्रिय हैं। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या कदम उठाना है, चीजें उसके मुताबिक चलेंगी। पीएम ने पहले ही जोर देकर कहा कि सरकार खराब प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी। अरियाल ने आगे कहा कि एक आयोग का पहले ही गठन किया जा चुका है, यह स्वतंत्र तरीके से तथ्यों को सामने लाएगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कार्यवाहक सरकार एक्शन मोड में है और कैसे पुरानी सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, ताकि जिस वजह से विद्रोह हुआ और ओली सरकार चली गई, अगर जनता को इसका कुछ भी काम ना होगा तो आगे क्या होगा। नेपाली मीडिया की माने तो नेपाल सरकार जिन नेताओं के पासपोर्ट को कैंसिल करने की सोच रही है, उन नेताओं के नाम है पूर्व पीएम केपी ओली हो सकते हैं गिरफ्तार, पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा भी हो सकते हैं गिरफ्तार। गिरफ्तारी की तलवार देवबा की पत्नी आरजू राणा भी रडार में। केपी सरकार में गृह मंत्री रमेश लेखक, दीपक खड़गा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। माओवादी नेता और पूर्व पीएम पुष्प दहल कमल प्रचंड की भी जांच हो रही है। इन तमाम सवालों और प्रदर्शन के बीच केपी ओली जेन ज़ेड प्रदर्शन को भारत का बता रहे हैं। ओली जब पीएम थे तब उन्होंने चीन के साथ दोस्ती को मजबूत किया था और उसी के इशारे पर चल रहे थे।
ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलकर ही वो दोबारा सत्ता में आए भी थे। और अब सरकार चली गई तो भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे रस्सी जल जाए लेकिन ऐठन न जाए, और केपी ओली यही कर रहे हैं। द नेबर्स ऑफ चाइना, हम चाइना के पड़ोस में हैं। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी आर नॉट deeply and directly impacted by the rise of such a major power. It will happen. Now, we cannot take the view that they will adjust to us. They will rise. We have to. It's competitive. Politics is competitive. World politics is even more competitive. We have to find ways today. How do we compete with other countries? How do we protect our interest? We are today trying to see how can we achieve greater strength. We cannot, sometimes I read that India is a great services power. Yes, services is very good, but you cannot have only services. A country which doesn't have manufacturing is a country which doesn't have bones in the body. You cannot manufacture everything. But we do not want, which one of us wants a situation that we are the market for other factories and other manufacturing? I mean, you are from in a state which has a very strong history of industrial production and manufacturing. Do we want to see that everything which we in our daily lives is imported from China, which we can make ourselves? Nobody wants that. So we today have to work with our neighbors, and that is why the first step which Narendra Modi took in foreign policy was to call all our neighbors at the जो शपथ ग्रहण में जो किया था उन्होंने 2014 में. And since then you will see whether it was COVID, whether it was Nepal earthquake, whether Sri Lanka. Abhi Sri Lanka is going through a very difficult situation. One country which is helping Sri Lanka without any strings is India. So I can tell you, our neighbors are comfortable with us. We all share so much, culture, language, religion. All of us play cricket. It's a very big commonality. But we also must understand neighbors will look to see where they can get advantage. If they feel there is some other country which will do something, they will of course try.